Good evening, everyone. My name is Ayushman, and I have completed my BTech from IIT Delhi in the year 2022 in Electronics and Communication Engineering branch. And today we are going to start relative velocity. Alright? So, before starting relative velocity, let me give you a really quick recap of what is actually relative, what the term relative actually means. Alright? So, if we will talk about relative, then relative is with respect to something. Okay, मतलब अगर हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं, है ना, तो हम लोग वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट या फिर रिलेटिव टर्म का यूज़ करते हैं. अगर तुम लोग को अभी तक एक चीज़ तुम लोगों ने ज़रूर नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है ना, काइनेमेटिक्स के अंदर जो कुछ भी पढ़ा, विच इज़ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, और जितना भी लाइक हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस देखे रिलेटिव आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन देखे, उसमें आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपका जो लाइक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करते हो, वो हमेशा ग्राउंड रहता था, है ना. आपने कभी भी किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बात ही नहीं किया, है ना. यानी हम लोगों ने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है वो हम लोगों ने सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया ग्राउंड का. ओके. और अगर क्या होता कि अगर हम लोग लाइक अगर जितना भी अभी तक हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर उसमें हमारा जो रेफरेंस होता, अगर वो ग्राउंड ना होता तो क्या करते, तो हमारा जितना भी अभी तक का जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो सब हमारे गलत हो जाते अगर वहाँ पे रेफरेंस ग्राउंड ना होता तो. बट हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी किया, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ग्राउंड से लेकर के किया है ना. मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हम लोगों ने ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के काम किया, तभी हमारा आंसर आया. ओके. बट अब इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर में अभी हम लोग को बात करना है विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फ्रेम, नॉट ग्राउंड. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात नहीं करना है. अब हमें किसी ऑब्जर्वर या फिर किसी ट्रक जो कि मूव कर रहा है ना, या फिर किसी मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करना है कि मूविंग ऑब्जेक्ट को, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो मोशन कैसा हो रहा है. फॉर एग्जांपल कि अगर आपका दोस्त एक ट्रेन में बैठा है और आप उसे बाहर से देख रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में उसका मोशन कैसा है और उसके रिस्पेक्ट में आपका मोशन कैसा है. समझ रहे हो. अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. मतलब अगर एक आदमी ट्रेन में अगर बैठा है तो ट्रेन में उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान करके हम लोगों ने लाइक इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, राइट. और अगर आपको याद हो तो काइनेमेटिक्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में मोशन का डेफिनेशन बताया था, अगर याद हो तो, मोशन. सो आई विल लाइक एवरीवन टू जस्ट गो टू दैट पेज एंड रीड द डेफिनेशन ऑफ मोशन, तब आपको समझ में आएगा. तो वहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने मोशन का डेफिनेशन ये लिखवाया था कि व्हेनेवर अ पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. तो यहाँ पे अनदर पार्टिकल क्या था, ग्राउंड था, लेकिन अभी क्या होगा, अभी ग्राउंड नहीं होगा. बस यही डिफरेंस है. ऑलराइट. सो देखो, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है या फिर रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव जो टर्म है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ होता है. यानी आपको लाइक इसको डील करने के लिए आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, है ना, और मतलब वेक्टर आना चाहिए आपको कि दो वेक्टर को कैसे जोड़े, रिजल्टेंट क्या होता है, एंगल क्या होता है, राइट. आपको ये सब पता होना चाहिए. अगर पता नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम अकर हो सकता है, क्रिएट हो सकता है. ठीक है. और लाइक आपको डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ा आना चाहिए कि ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे को नेगेटिव मानते हैं, लेफ्ट को, मतलब डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए. और जितने भी एंगल के फॉर्मूले ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को प्रोसीड कर सकते हो. तभी ये चैप्टर आपको ढंग से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको गड़बड़ होगा, मतलब समझने में प्रॉब्लम होगा. ऑलराइट. सो जस्ट अ सेकंड. यस, वेयर वाज आई. हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, है ना. तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका कहाँ पे यूज़ है. और लाइक मतलब अभी जो देखेंगे कि टफ लगता है कि ईजी लगता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट. और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये कोई चैप्टर नहीं है,
इसका प्लेलिस्ट में अलग बनाया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक अलग चैप्टर है, ये चैप्टर बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ चैप्टर। इसका आपको यूज़ हर जगह पड़ेगा, हर जगह जहाँ पे मोशन होगा वहाँ पे इसका यूज़ आता है, ठीक है। तो मतलब आप समझ लो कि इसका यूज़ आपको क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। जैसे कि हम लोगों ने मैथ्स टूल पढ़ा था ना, मैथ्स टूल का यूज़ आपको दोनों जगह है, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। वैसे ही आपको रिलेटिव वेलोसिटी का जो यूज़ है, रिलेटिव पोजीशन का जो यूज़ है, रिलेटिव टर्म का जो यूज़ है, वो दोनों जगह है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो यस, इट्स कंसेप्चुअल टॉपिक और लाइक इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। हो सकता है कि देखो जेई में अब ऐसा होता है ना कि जेई में मिक्स कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर आपको लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन दिया तो आप आराम से कर ले जाओगे, लेकिन वहाँ पे आपको मोशन पूछ दिया विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, कि मुझे इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं चाहिए, मुझे इस बॉल के रिस्पेक्ट में मोशन बताओ, तो आप क्वेश्चन कर आते हुए भी आप छोड़ के आना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता ही नहीं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस आप अगर मेरे साथ फॉलो करोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन का, ओके। गिव द हेडिंग रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन। तो इसको ज़रा समझते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे अपना एक्सिस बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, ऑलराइट, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे ना दो पार्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है, यानी दो बॉडी ले रहा हूँ। लेट्स से दिस इज़ आवर ओरिजिन, ये तो ओरिजिन ही आपको पता है, दिस इज 0,0 है ना। और मैंने यहाँ पे अपना दो बॉडी लिया, लेट्स से मैंने एक ऐसा बॉडी लिया और लेट्स से मैंने एक ऐसा बॉडी लिया, कोई बात नहीं है, बढ़िया है। अच्छा, मैंने इसको नाम दे दिया ए और मैंने इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो भी डिस्टेंस हम लोग ऑरिजिन से मेजर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी कहूँ तो क्या मैं इसे आर बी वेक्टर कह सकता हूँ? मैंने जस्ट इसको नाम दे दिया पोजीशन वेक्टर, ये आर बी क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ये तो आपको पता ही है यार, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। और क्या मैं इसे सिमिलरली आर ए लिख सकता हूँ? ज़रूर, आर ए वेक्टर से लिख सकता हूँ। ये आर ए आर बी क्या है सर? पोजीशन वेक्टर है, ओके। अच्छा, अब ज़रा यार ध्यान से देखना, अब ऐसा सीन है ना कि ये दोनों बॉडी ए और बी चल रहे हैं, ठीक है, दोनों मोशन में है। अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, लेट्स से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी पे इन दोनों की पोजीशन डिमांड करूं कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी पे इन दोनों की पोजीशन बताओ, तो बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं ए के रिस्पेक्ट में बी कैसे चलेगा, ध्यान से समझना, मैं क्या बोला, ए के रिस्पेक्ट में बी कैसे चलेगा। तो ए के देखने पर, तो मान लो ए रुक गया और वो बी को देख रहा है, मतलब ए, मतलब ऐसे समझो ना कि आप और आपके दोस्त दौड़ रहे हो, सडनली आपने एक टाइम पर अपने दोस्त को देखा, तो आपको वो कैसा दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा कि दौड़ते भी दिखेगा, ये तो पोजीशन पे, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो लेट्स से कि ये दोनों लड़के ए और बी दौड़ रहे हैं, अचानक से ए बी को देखा, तो कैसे देखेगा? ऑब्वियसली उसने बी को ऑब्वियसली ऐसे देखा होगा, इस तरफ, है ना। ऑब्वियसली इसने बी को ऐसे देखा होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना यार। एक बात याद रखना, इससे हम लोग कहते हैं आर ए बी, आर ए बी, ठीक है। ये जो रेड कलर से मैंने जो लाइन बनाया है, इसे हम लोग कहते हैं आर ए बी। आर ए बी का डेफिनेशन क्या होता है? तो यस, यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पता चला, आर ए बी ऑब्वियसली वेक्टर है, आर ए बी भी वेक्टर है। यहाँ से जो इसका डेफिनेशन होता है, आर ए बी इज पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ, मैंने क्या बोला, एक सेकेंड यार, मैं ए को देखना था ना, ए के रिस्पेक्ट में देखना था, तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैं, दिस इज आर बी ए, नॉट ए बी, सॉरी, वेरी सॉरी, दिस इज आर बी ए, क्योंकि ए देख रहा है ना, ए बी को देख रहा है,
तो हमने एरो भी ऐसे ही बनाया, तो जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसको हमेशा बाद में लिखते हैं, आर बी ए, ठीक है। तो आर बी ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आर सी डी, तो मैं एक बात बताऊँ, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? ऑब्वियसली डी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डी बाद में लिखा हुआ है ना। तो बस आप ये याद रख लो कि जो बाद में लिखा हुआ रहता है वही इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम लोग, ऑलराइट। सो यहाँ पे आर बी ए का जो बड़ा फॉर्मूला निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसे, याद नहीं समझना है। ये होता है आर बी माइनस आर ए, ठीक है। और ये जो टर्म है इससे हम लोग कहते हैं पोजीशन, क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये होता है इसको पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सॉरी, इसको नहीं पढ़ते हैं, देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नहीं पढ़ते हैं भाई, सॉरी माय बैड, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। इसे पढ़ते हैं, इसे, ठीक है। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, इसे पढ़ते हैं, ऑलराइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, ऑलराइट। चलो एक काम करो, मुझे ये पढ़ के दिखाओ। अगर मैं बात करूँ आर ई एफ, ये पढ़ के दिखाओ, आर वेक्टर ई एफ। इसे क्या पढ़ोगे? इसे पढ़ोगे पोजीशन ऑफ ई, ऑब्वियसली ई किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू एफ, क्योंकि एफ बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसे पढ़ते हो। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। सिमिलरली अगर आप आर डी एफ पढ़ना चाहो या आर एक्स वाई पढ़ना चाहो, आर एक्स वाई आप अपने कॉपी में लिखो, आर एक्स वाई कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? पोजीशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, ऑलराइट। सो ये लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर ए आर बी माइनस आर ए, ठीक है। इस तरीके से आप इसे पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा चलो यही फॉर्मूला हम लोग ज़रा यहाँ लगाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू अपने को बेटर समझ में आएगा, और उससे मैं आपको एक सीख भी दूंगा। चलो ये एग्जाम्पल आप खुद करना, तभी आपको समझ में आएगा। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, अगेन दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज 0,0, और इस बार हमने यहाँ पे अगेन दो पोजीशन वेक्टर बनाए। इसको मैंने कह दिया 1,2,4, है ना, और इसको मैंने कह दिया 0,2,1, ठीक है। अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को x1 वेक्टर कहता हूँ, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को x2 वेक्टर कहता हूँ, तो मुझे बताओ r x1 x2, फाइंड r x1 x2। चलो ये करके दिखाओ। तो देखो मैं एक बार करता हूँ, फिर आप लोग देखना। r x1 x2 इसको कैसे पढ़ोगे? पोजीशन ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू x2, बहुत सिंपल है। ये क्या लिखा हुआ है? पोजीशन ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू x2, यही तो हमसे पूछ रहा है। अरे पढ़ोगे तो इसको ऐसे ही ना, पोजीशन ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू x2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो r x1 x2, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू x2। तो इसका फॉर्मूला होता है r x1 माइनस r x2। वेरी गुड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ऑलराइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ r x1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,2,1, ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं लिखूँगा 0,2,1 माइनस 1,2,4 माइनस 1,2,4। बेटा देखो ये वेक्टर है, ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है r वेक्टर x1 x2, इसकी वैल्यू लिखी है ना। तो ये वेक्टर है, तो इससे हम लोग को वेक्टोरली ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा? वेक्टोरली,
ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ ज़रा ध्यान से देखना। जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 i कैप, ध्यान से, प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ओके, माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। देखो अब ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, अगर ये नहीं आता है करने तो फिर आप जाके वेक्टर के लेक्चर देखो, इसमें मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इफ़ वी विल परफॉर्म दिस कैलकुलेशन वी विल गेट माइनस आई कैप और माइनस 0j कैप प्लस 0j कैप, सॉरी प्लस 0j कैप एंड माइनस 3k कैप। तो ये हमारा आया क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो j और 2j कैंसिल हो गया, सो यहाँ से अपने को मिला माइनस आई कैप और दिस इज़ हाउ मच, माइनस 3k कैप, ये हमारा आया, ठीक है, ये हमारा आया। ऑलराइट, तो ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया r बड़ा r x1 x2 का ये वैल्यू आया, क्या आया, माइनस आई कैप माइनस 3k कैप। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर मैं तुमसे पूछूं मैग्नीट्यूड ऑफ r x1 x2, मैग्नीट्यूड ऑफ r, अब देखो ये मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए, बोला ना वेक्टर आपको आना चाहिए, वेक्टर अगर नहीं आएगा तो फिर ये प्रॉब्लम होगा आपको। तो मैग्नीट्यूड का मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ है, दिस इज अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होता है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा दिस इज अंडर रूट ऑफ √10, ठीक है, √10, बहुत बढ़िया। तो r x1 x2 का वैल्यू आया √10, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ऑलराइट। अब इसी तरीके से ज़रा हम लोगों ने क्या निकाला, r x1 x2 निकाला ना। अब इसी तरह से ज़रा हम लोग एक काम करते हैं, r x2 x1 निकालते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या पता अलग आ जाए, क्या पता सेम आ जाए। r x2 x1 बस देख रहे हैं, हमारी मर्जी, प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ x2 विथ रिस्पेक्ट टू x1, इसे ऐसे पढ़ेंगे। चलो, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा r x2 x1 इज इक्वल्स टू r x2 माइनस r x1, ये होगा इसका फॉर्मूला, है ना। अब ज़रा x2 की यहाँ पे पोजीशन देखो, x2 की पोजीशन थी 1, 2, 4, राइट, 1, 2, 4, सो दिस इज 1, 2, 4 माइनस r x1 की पोजीशन थी 0, 2, 1, 0, 2, 1। अब अगेन ये वेक्टर है तो हमें इसे वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। दिस विल बी 1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, है ना, माइनस 0 i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, ये आया। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं सो देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, वी गेट r x2 x1 की वैल्यू, यहाँ से देखो आप यहाँ पे गौर से देखना कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है आई कैप प्लस 3k कैप। अच्छा, ऐसा हो गया। अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर x2 x1, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अगेन आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी √10। इससे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा यहाँ से ध्यान से कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर 1 भी आपका √10 दिया और इक्वेशन नंबर 2 भी आपका √10 दिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एज इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि दोनों का वैल्यू हमें √10 दिया। तो बेटा यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया जो कि आप यहाँ पे याद रखोगे। द फार्मूला इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ a, b, है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ a, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ b, a, बस। ऑलराइट, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये एक तो मैंने ये लिखा, दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ a, b इज इक्वल्स टू
मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी कॉमा ए। यही तो प्रूफ किया था, है ना। अब कुछ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिजल्ट निकल के आया, इससे आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। भूल गए तो पाप लगेगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आप लोग याद रखोगे। ऑलराइट, सो ये रिजल्ट हमारा निकल के आया, यानी जो हमारा ए बी का जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यही तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर आप x2 माइनस x1 कर रहे हो तो आपको ये मिल रहा है माइनस आई कैप माइनस 3 कैप, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे x1 माइनस x2 किया तो ये मिला, यहाँ पे x2 माइनस x1 किया तब भी ये मिला। डिफरेंस क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ आई कैप प्लस 3k कैप, देखा। और ये हमें पता है ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। बोलो, तो यहाँ से भी हम कह सकते थे कि इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से भी ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग अपना काम कर सकते हैं, ऑलराइट, है ना। सो दिस इज आवर रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? अब हम लोग ज़रा बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव पोजीशन समझ में आ गया, है ना। अब ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ध्यान से। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। रिलेटिव पोजीशन समझ में आ गया। नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसका डेफिनेशन आप ये लिखो, इट इज डिफाइंड एज, बेटा देखो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी भाई ये तो बेसिक चीज़ें तो काइनेमेटिक्स में पढ़े हुए हो, इसमें बहुत डेप्थ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसका हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज़ डिफाइंड एज, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ relative position और displacement। बस सिंपल, सब काम सेम करना है। ये नहीं कि मैं दूसरा कुछ इसमें मैथ्स लगाऊंगा, ठीक है। जो मैं वहाँ पे मैथ्स लगा रहा था वो मैथ्स इसमें लगेगा। बस फ़र्क किस में आ जाएगा, फ़र्क आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा, किसी में और बाकी फ़र्क नहीं आने वाला। ना एक्सप्लेनेशन में फ़र्क आएगा, ना किसी में आएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फ़र्क आएगा। बस सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन वही रहेंगी, सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस किस में फ़र्क आएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बाद में बात करूँगा, अभी नहीं करूँगा। अभी तो मैं आपको बेसिक ही बात बताने वाला हूँ, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजिशन। देखो ध्यान से अब देखते हैं, मैंने क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। तो अगर मैं बात करूं एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी, तो आप भी बहुत आराम से बोल दोगे, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज रिलेटिव स्पीड एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था, अब इसका डेफिनेशन लिखवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो बस बहुत फंडा सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एवरेज स्पीड, सो दिस विल बी स्पीड रिलेटिव, यहाँ पे मैं आर भी लगा देता हूँ, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल
रिलेटेड, ऐसे कर देता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है ना, तो मैं कैपिटल डी आर कर देता हूँ। क्या हो गया ये डी आर का मतलब? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये तो बड़ा सिंपल हो गया ना। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं रिलेटिव एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसका भी वही फंडा सेम हो जाएगा, टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अब देखो मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे दिखा रहा हूं, है ना, अपॉन टोटल टाइम टेकन। बताओ कितना सिंपल है, फॉर्मूला वही है, बस क्या चेंज हो रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है, बस और कुछ नहीं। ऑलराइट, तो ये तो हो गया एवरेज रिलेटिव स्पीड एंड रिलेटिव वेलोसिटी। अब जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, है ना, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, सॉरी हमने पढ़ा था ना, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे वही होगा कि एवरेज रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी। फंडा से सेम है, सारा फंडा सेम है, बस वहाँ पे रिलेटिव लग जाता है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या कहने का मेरा मतलब था, ज़रा यहाँ ध्यान से देखो कि मैंने क्या बोला, रिलेटिव वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी v रिलेटिव इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। बताओ, यही तो मतलब हुआ ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या निकाल रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये क्या हो गया, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया, टाइम डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे लिख देता हूँ, डी बाई डी टी, है ना, इसका फॉर्मूला होता है आर ए माइनस आर बी। अभी भी जस्ट पढ़ा है, आर ए माइनस आर बी, है ना। इसमें ज़रा मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करता हूँ, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी आर ए वेक्टर बाई डी टी वेक्टर माइनस डी आर बी वेक्टर बाई डी टी। बेटा अगर ध्यान से देखो तो डी आर ए क्या हो गया, डी आर ए क्या हो गया, ये हो गया वी ए। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए, है ना। डी आर ए बाई डी टी क्या हो गया, डी आर बाई डी टी क्या होता है, वी, तो वी डी आर ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वी ए वेक्टर। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, माइनस वी वी वेक्टर। यानी यहाँ पे मुझे आर नहीं लिखना चाहिए बेटा, यहाँ पे मुझे वी ए भी लिखना चाहिए, है ना। यहाँ पे आर नहीं लिखूंगा, यहाँ मुझे लिखना चाहिए ए बी। ठीक है, इट्स फाइन। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी की जो फार्मूला होता है हमारी, है ना, हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो सेम होता है रिलेटिव पोजीशन जैसा। बस अंतर क्या है, वहाँ पोजीशन लिखा था, यहाँ वेलोसिटी लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला निकल के आता है, यहाँ वेक्टर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब ज़रा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन से कि समझ में आया कि नहीं। नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो फिर अपने को समझ में आएगा कि अपने को समझ में थोड़ा कम आया है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और जैसा कि मैंने बोला कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर वेक्टर आपका वीक है तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है यार। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वेक्टर का इसमें जो है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन इज, ध्यान से देखना, कार ए, है ना, कार ए इज ट्रैवलिंग
ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब NCERT खोलोगे तो वहाँ भी मिलेगा। अ कार इज ट्रेवलिंग विथ द स्पीड ऑफ कितना, लेट्स से 6 किलोमीटर पर आवर, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, है ना। कार B is traveling with the speed of 8 meter per second towards south, है ना। Find velocity of car A with respect to B. Find velocity of car A with respect to B. वेलोसिटी ऑफ कार है विथ रिस्पेक्ट टू बी। और इस क्वेश्चन से भी हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार है विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑल्सो फाइंड इट्स एंगल, ठीक है, बहुत बढ़िया, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, सब कुछ आता है हमें, हमने वेक्टर पढ़ा हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए इसमें, है ना। तो अब देखो ध्यान से समझते हैं ज़रा क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा यहाँ पे क्या है, कार ए है जो कि हमारा 6 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है ना। तो लेट से यहाँ पे हमारा कार ए है एंड दिस कार इज गोइंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट तो ऐसे ही होता है ना। अच्छा, और हमारा कार बी है, वो हमारा कैसे जा रहा है, कार बी इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ, है ना। सो दिस इज आवर कार ए एंड दिस इज आवर कार बी। ये कार बी किससे जा रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड से। बहुत बढ़िया, है ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बता देंगे आराम से क्या जा रहा है। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला अभी भी देखा कि वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि वी ए किधर है, हमारा राइट साइड है, और वी बी किधर है, नीचे है। लेकिन यहाँ पे देखो वी बी नहीं है, यहाँ पे माइनस वी बी है। माइनस वी बी मतलब ये नीचे का साइड है ऑब्वियसली। तो हमने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किया वेक्टर में। हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग इसका प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले सकते हैं, ऐसे कुछ। ध्यान से देखना बेटा, अरे यार चल क्यों नहीं रहा, ऐसा बोलो, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं। ये हमारा क्या था, दिस इज नेगेटिव वी बी, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सो दिस इज नेगेटिव वी बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वी बी। देखो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए ये सब, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो ये कितना है भैया, ये है आपको 8 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव वी बी हमारा साउथ में है तो प्लस वी बी किधर होगा, नॉर्थ में होगा, जस्ट अपोजिट। वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब हमें पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ऑब्वियसली माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ऐसे होगा, तो हमने इसका क्या किया, ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन बना दिया, ठीक है।
तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बेटा इसका रिजल्टेंट ले लेते हैं तो वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मैंने आपको इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया है कि वी ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, यही तो बताया है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो अगर यहाँ से लगाते हो देन दिस विल बी 64 प्लस 36, दिस इज गिविंग यू रूट 100 विच इज इक्वल्स टू रूट 10 सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा था ना, हाँ नहीं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा था, सॉरी ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा था ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तभी तो हम लोगों ने माइनस किया वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यस, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 10, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया भाई, इसका वैल्यू आ गया हमारा 10, यानी बी को देखने पर ए की स्पीड कितनी होगी, 10 होगी। अगर बी ए को देखेगा तो उसकी स्पीड इसको कितनी नज़र आएगी, 10 नज़र आएगी, राइट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बी, निकाल लिया कितना आ गया 10। ऑल्सो फाइंड इट्स एंगल, यानी ये किस एंगल पे इंक्लाइन है ये भी निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बेटा ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, है ना। तो इसका भी फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसका भी फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर मैं इस एंगल को क्या देता हूँ अल्फ़ा, अल्फ़ा, है ना, इस एंगल को अगर मैं अल्फ़ा क्या देता हूँ, इसका फार्मूला है हमारा tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अब थीटा क्या है सर, तो बेटा थीटा भी मैंने आपको बताया हुआ है, थीटा इज दिस एंगल, ये एंगल हमारा थीटा होता है, ठीक है। तो यार ये एंगल तो आराम से निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है ना, क्यों नहीं निकल सकता है, बोलो निकल सकता है क्या। निकल सकता है क्या, सोचो। ये एंगल हमारा आराम से निकल सकता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा की अगर आप यहाँ से वैल्यू देख के मेरे को बताओ, तो ये देखो tan थीटा मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है यार, अब अगेन ये वेक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देखो मैंने ऐसे किया, ऐसे, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हमने वेक्टर में बहुत करके देखा है। तो ये परपेंडिकुलर है, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ये 6 हो गया, 6/8, है ना। या फिर आप ऐसे देख लो ना, हाँ ये ऐसे नहीं करो यार, ओहो ऐसे ना करो, छोड़ो हटाओ, इसे डायरेक्टली कर लो। tan थीटा अगर आप यहाँ से लगाते हो, है ना, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8/6, 8/6, 8/6 मतलब कितना, 4/3 ना, 4/3। अगेन देखो अब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। अब मैंने आपको बताया कि 4/3 किसकी होती है, ध्यान से देखो, कौन सा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी वैल्यू 4/3 होती है। तो परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो ये 5 हो गया, यानी जो हमारा थीटा है उसका वैल्यू कितना हो गया बताओ, 53 डिग्री। ये बताया हुआ है यार वेक्टर में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 53 डिग्री आ गई। तो ऑब्वियसली अगर 90 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू अगर 50 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 डिग्री। बस काम हो गया, ये हमसे पूछना था। ऑलराइट, इस तरीके से हम लोग इसका काम करते हैं, है ना। ओके, सो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखो मैंने आपको क्या बोला
कि आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि मैंने आपसे पूछा था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ एक और देखो कि मैंने जो वेलोसिटी ऑफ बी था जो कि नेगेटिव में था, इसको मैंने उल्टा करके वेलोसिटी ऑफ ए में जोड़ा कि नहीं, ये बताओ। अब ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी ऑफ बी है, क्या मैंने इसी को उल्टा कर दिया और ए में जोड़ दिया? हाँ, यही काम किया है। इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये समझ में आया? हमने वेलोसिटी ऑफ बी को जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आया। यहाँ पे आप लिख लो। हाँ, यहाँ पे क्या लिखोगे? टू फाइंड relative velocity of A with respect to B, we will क्या करेंगे? उल्टा करके जोड़ देंगे। we will oppose the direction of velocity of B and add it to A। बस यही करना है और कुछ नहीं। add it to A। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्या किया? अगर किसी भी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है किसी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो किसमें? ए में, तो हमें वी ए बी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ज़रा बताओ, यहाँ पे ज़रा देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ज़रा देखते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ सी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ डी। यही तो बोला मैंने। यानी यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? डी की वेलोसिटी को उल्टा करके सी में जोड़ दो। बस यही मतलब होता है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ए में जोड़ दो तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और आई थिंक कि आपको इतना जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा, उस क्वेश्चन से हम लोगों ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ डिराइव किया है ना। सो इस तरीके से आप इस चैप्टर को प्रोसीड करोगे जो कि मैंने बताया है। रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। रेगुलर रिवीजन करते रहना है कॉन्सेप्ट का, तभी इस चीज़ आपको समझ में आएगी, है ना। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं आज से आपसे पूछता वी ए बी की वैल्यू कितनी है? 10 है। देखो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना। इन अबव क्वेश्चन इज इन अबव क्वेश्चन फाइंड वी बी ए। तो क्या करते? तो भाई मैंने अभी बताया आपको कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी है? 10 निकाली थी, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट -10। इस तरीके से आप इसे प्रोसीड कर सकते हो।
ठीक है। सो यस, आज के लिए इतना ही, और फिर अपन मिलते हैं कल इसके थोड़े से और एग्जांपल्स देखेंगे, रिलेटिव एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फिर इसमें आते हैं जेई एडवांस में भी आए गए इससे प्रॉब्लम आए, और लाइक जेई मेंस में तो आते रहते हैं। तो लाइक इसके अभी रेन मैन प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम है, फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग है, दैन एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम जिसे हम लोग वही कहते हैं। फिर ये सब देखना है अपने को, है ना। तो कल ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चलो मिलते हैं आपसे कल, और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।